औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4 लाया हूँ। इसका नाम है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। पहले 3 चैप्टर जो हमने पढ़े थे, उम्मीद है उसकी आपकी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती उसके बारे में ज़रूर बताएं। तो आज के टॉपिक्स में हमने कवर करने हैं आज के लेक्चर के अंदर फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, रिक्वायरमेंट इनिशिएशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, रिक्वायरमेंट चेंज। ये चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग क्या होती है? The process of establishing the services that a customer require from a system and the constraint under which it operates and drives। तो ये बता रहा है कि रिक्वायरमेंट्स क्या होता है कि कोई ऐसा प्रोसेस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो एक कस्टमर जो है, फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर बनवाना है तो उसके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो इस तरह आप वो चाहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब ये सिस्टम इस तरह काम करना चाहिए, वो शुरू से लेके एंड तक वो सारी उन इंस्ट्रक्शन के ऊपर अमल करता हो जो आपने बताई हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर को। तो इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाना। द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम सर्विस एंड कंस्ट्रेंट्स दैट आर जनरेटेड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है ये असल में ऐसे कह सकते हैं कि आप जो सिस्टम बनाना है उसकी एक तरह से डिस्क्रिप्शन है। ज़ाहिर बात है, जब आपने एक सिस्टम बनवाना है उसके बारे में आप किसी से पूछेंगे कि जी मैंने ये वाला सिस्टम बनाना है तो ये कैसे बनेगा। जब आप किसी को बताएंगे कि जी मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए, तो आपने अगर किसी को बताना है तो ज़ाहिर बात है उसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके बताएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसको रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग कहता है। असल में रिक्वायरमेंट क्या होता है जी? It may range from a high-level abstract statement of a service or from a system of constraint to detailed mathematical functional specification। अब इसमें यह है कि रिक्वायरमेंट में आप जो है एक जनरल लेवल पर अगर बात करें तो जो मुझे जी सॉफ्टवेयर चाहिए, मज़ीद डिटेल में चाहिए जी तो मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो हॉस्पिटल के अंदर यूज़ हो सकता हो। ठीक है, अब मज़ीद ऐसा सॉफ्टवेयर, उसकी मज़ीद डिटेल में जाएंगे, मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट की हिस्ट्री को रखता हो। मतलब ये है, जब आप उसकी किसी भी चीज़ जो आपने सॉफ्टवेयर बनाना है उसकी जो डिटेल बताते हैं वो रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज़ इनविटेबल एज रिक्वायरमेंट में सर्व ए ड्यूअल फंक्शन। इनविटेबल एज रिक्वायरमेंट्स में सर्व ए ड्यूअल फंक्शन। रिक्वायरमेंट जो है किसी भी जो है वो एक डुअल फंक्शन के तौर पर काम करती है। मे बी द बेसिस फॉर ए बिड फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, देयर फॉर मस्ट बी ओपन टू इंटरप्रिटेशन। मे बी द बेसिस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, देयर फॉर मस्ट बी डिफाइंड इन डिटेल। जो रिक्वायरमेंट है ये डिटेल के साथ होनी चाहिए और जो भी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट वो सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। सिस्टम के अंदर वो कब अवेलेबल होंगी? जब आप उनको बताएंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर को। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है जी? ये एक उसने बताया कि जी एक रिक्वायरमेंट एब्स्ट्रैक्शन मतलब ये है कि जनरल लेवल के ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, जनरल लेवल पर रिक्वायरमेंट्स जो है वो कैसे काम करती हैं। मतलब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी थी हॉस्पिटल की, मैं कहता हूँ मुझे हॉस्पिटल वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, तो क्या एक जनरल लेवल एग्जांपल थी। तो रिक्वायरमेंट्स की कुछ टाइप्स होती हैं, यूज़र रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम रिक्वायरमेंट। स्टेटमेंट्स इन नेचुरल लैंग्वेज प्लस डायग्राम ऑफ द सर्विसेज द सिस्टम प्रोवाइड एंड इट्स ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स रिटन फॉर कस्टमर्स। यूज़र रिक्वायरमेंट ऐसी स्टेटमेंट जो कि नेचुरल लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जो भी आप अपने क्लाइंट से जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उस लैंग्वेज के अंदर आपने उसको लिखना है। ठीक है, देन आपने कुछ डायग्राम की सूरत में जो है वो बताना है। तो ये जो लिखी होती हैं रिटर्न फॉर कस्टमर, ये कस्टमर्स के लिए लिखी होती हैं, इनको कहते हैं जी यूज़र रिक्वायरमेंट। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट सेटिंग और डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम function, service and operational constraint, define what should be implemented, so may be part of a contract between client and contractor.
सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है एक बाकायदा जो है इसको कह लें कि स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है। इसके एक अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसको आपने सिंटैक्स होता है उसको फॉलो करना होता है। उसके अंदर हर रिक्वायरमेंट की जो है डिस्क्रिप्शन वो बताई जाती है, हर रिक्वायरमेंट जो है उसकी फंक्शनैलिटी जो बताई जाती है कि सिस्टम ने कौन कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने और इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक हो गया। यूज़र रिक्वायरमेंट और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में समझ आ गई है। यूज़र रिक्वायरमेंट जो है जनरल जो आप किसी भी सिंटैक्स किसी भी फॉर्मेट के अंदर अपने क्लाइंट को समझाने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन सिस्टम रिक्वायरमेंट का एक बाकायदा सिंटैक्स और स्ट्रक्चर होता है, आपने उसी को फॉलो करते हुए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लिखनी होती हैं। यूज़र एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट की उसने एक एग्जांपल दी है, ये देखें यूज़र रिक्वायरमेंट कैसे लिखी है। द Ment care system shall generate monthly management reports showing the cost of drugs prescribed by each clinic during that month. फॉर एग्जाम्पल कहता है जी एक मंथ के अंदर जो है जो ये वाली दवाई है जो मेडिसिन है वो किसी भी पेशेंट को कितनी दफ़ा जो है वो दी गई। इस तरह मतलब ये जनरल एग्जांपल वो दिए। अब इसको अब स्ट्रक्चर सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर कैसे लिखेंगे। ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ समरी ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब देयर कॉस्ट एंड प्रिस्क्राइबिंग clinic shall be generated. System shall generate the report for printing after 17.30 on the last working day. मतलब ये इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स है जिसमें आपने कंप्लीट एक स्ट्रक्चर देना है कि ये मुझे यहाँ स्टार्ट यहाँ से हो एंड पे यहाँ पे हो। तो ये होता है सिस्टम यूज़र और सिस्टम रिक्वायरमेंट के दरमियान डिफरेंस। दूसरा रीडर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको मुख्तलिफ लोग पढ़ते हैं। एक तो आपका जनरल जो कस्टमर वो पढ़ होता है, कस्टमर ने कैसे पढ़नी है वो आपको पता है। कस्टमर जैसे कहेगा जी मुझे ये चीज़ समझा दे, आप कस्टमर को आप जो अपने सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज के अंदर तो नहीं बताएंगे, वैसे भी उसको समझ नहीं आएगी। तो क्लाइंट मैनेजर होना चाहिए, सिस्टम एंड यूज़र होना चाहिए। क्लाइंट अच्छा सॉरी इसमें ये बता रहा है कि यूज़र रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कौन से लोग जो हैं वो पढ़ते हैं, इनके रीडर्स कौन से होते हैं। यूज़र रिक्वायरमेंट्स को क्लाइंट मैनेजर भी पढ़ सकता है, सिस्टम एंड यूज़र भी पढ़ सकता है, क्लाइंट इंजीनियर भी पढ़ सकता है, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर सिस्टम आर्किटेक्ट, मतलब ये सारे लोग जो हैं ये यूज़र रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हैं। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट कौन पढ़ सकता है, सिस्टम एंड यूज़र पढ़ सकते हैं, क्लाइंट इंजीनियर पढ़ सकते हैं, सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़ सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर पढ़ सकते हैं। क्लाइंट मैनेजर जो है क्लाइंट जो मैनेजर जो क्लाइंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो लोग पढ़ जाते हैं। सिस्टम एंड यूज़र वो लोग होते हैं जिन्होंने सिस्टम को बनने के बाद यूज़ करना होता है, असल जो लोग होते हैं जिन्होंने सिस्टम को यूज़ करना होता है वो पढ़ते हैं। क्लाइंट इंजीनियर होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर होते हैं, सिस्टम आर्किटेक्चर होते हैं। तो ये वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के रीडर्स ये हैं, यूज़र रिक्वायरमेंट्स के रीडर्स ये हैं। सिस्टम स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, जो भी बंदा है वो भी आपका सॉफ्टवेयर बनने यूज़ करता है उसको स्टेक होल्डर कहते हैं। एनी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ अफेक्टेड बाय द सिस्टम इन सम वे एंड सो हाउ हैज़ ए लेजिटिमेट इंटरेस्ट। ठीक है, कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इफ़ेक्ट होती है किसी भी सिस्टम से, वो किस तरह जो है एक लेजिटिमेट मतलब जो है कोई भी पर्सन जो है वो आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करता है और या आपके सॉफ्टवेयर से जो भी बंदा इफेक्ट हो रहा है वो आपके सिस्टम का स्टेक होल्डर होता है। स्टेक होल्डर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एंड यूज़र्स होते हैं जो मतलब सिस्टम बनने के बाद को सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। सिस्टम मैनेजर होते हैं जो सिस्टम कैसे बन रहा है उसको सबको मैनेज करना होता है। सिस्टम ऑनर कौन है, जो सिस्टम को एक ऑनर है, एक मैनेजर होता है एक ऑनर होता है। ऑनर जो असल मालिक होता है, मैनेजर जो होता है ऑनर की हिदायत के मुताबिक जो उसको मैनेज कर रहा होता है। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि सिस्टम को डायरेक्टली जो यूज़ नहीं कर रहे होते लेकिन इनडायरेक्टली कभी कभी उनका भी वास्ता सिस्टम के साथ पड़ जाता है, उनको एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कहते हैं। उसके बाद ये स्टेक होल्डर इन द मेंट केयर सिस्टम। अब ये एक मेंट केयर सिस्टम है, ये हॉस्पिटल के अंदर यूज़ होता है, क्लिनिक के अंदर यूज़ होता है। उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के जो स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, मतलब ये है कि उस सिस्टम को कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। पेशेंट्स जो है वो सिस्टम अपना रिकॉर्ड देखना चाहेंगे कि हमारी क्या रिपोर्ट है, पिछले एक महीने हम कितनी दफ़ा डॉक्टर के पास गए हैं। उसके बाद डॉक्टर जो हैं वो चेक कर सकते हैं हमने कितने लोगों का ट्रीटमेंट किया है। उसके अलावा नर्सेज देख सकती हैं कि कितने डॉक्टरों ने उनको ट्रीटमेंट के लिए असाइन किया था कि आपने ये काम करना है ये करना है। मेडिकल रिसेप्शनिस्ट देख सकता है कि उसकी कितनी
अपॉइंटमेंट मैनेज कर सकता है। जो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं बड़े में, आगे रिसेप्शन पे एक बंदा बैठा होता है आपसे नंबर लेने के लिए, टोकन लेने के लिए, वो असल में मेडिकल रिसेप्शनिस्ट होता है। सारी अपॉइंटमेंट उसके पास होती हैं, उसको पता होता है कि इस डॉक्टर की इतनी अपॉइंटमेंट्स हैं, इसकी आज के दिन में इतनी अपॉइंटमेंट्स हैं। तो आईटी स्टाफ हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलिंग इम्यूनिटी। इसके अलावा आईटी के लोग होते हैं जो सिस्टम एक दफ़ा बनाना, फिर उसको यूज़ करना, उसके दरमियान में कोई मसला वगैरह आ जाए उसको ठीक करना, वो सारा काम आईटी स्टाफ का होता है। उसके बाद स्टेक होल्डर और भी होते हैं इसके अंदर। मेडिकल एथिक्स मैनेजर होते हैं जो मस्ट इंश्योर करते हैं कि सिस्टम जो है वो हमारी जो एथिकल गाइडलाइन है वो पेशेंट का जो ज़रूरियात है उन पर भी पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। हेल्थ केयर मैनेजर जो होते हैं वो करते हैं चेक के सिस्टम जो है हु ऑब्टेन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम, कि किस सिस्टम कैसा मैनेज हो रहा है, अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद मेडिकल रिकॉर्ड स्टाफ होते हैं। ये मतलब ये जो सारे नाम उसने बताए हैं ये सारे क्या हैं, जिस स्टेक होल्डर हैं जो एक इम्यूनिटी केयर सिस्टम के अंदर होते हैं। उसके बाद एजाइल मेथड एंड रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। मैनी एजाइल मेथड आर्ग्यू दैट प्रोड्यूसिंग डिटेल सिस्टम रिक्वायरमेंट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एज रिक्वायरमेंट चेंज सो क्विकली। एजाइल और मेथड के बारे में हम पिछले लेक्चर के अंदर एजाइल रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमने पढ़ा था और काफ़ी डिटेल भी देखी थी। एजाइल के जो मानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी आप रिक्वायरमेंट्स बनाए नहीं, रिक्वायरमेंट लिखे ही नहीं, सिस्टम रिक्वायरमेंट, यूज़र रिक्वायरमेंट, इनको लिखना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट तो चेंज होती रहती हैं। अब हर दफ़ा आप उसको लिखते रहेंगे, हर दफ़ा नहीं। वो कहता है जी जैसी ही रिक्वायरमेंट आपको पता चली उसको अमल करना शुरू कर दें, उसको बनाना शुरू कर दें। द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज देयरफॉर ऑलवेज आउट ऑफ डेट। वो कहते हैं ये तो आउट ऑफ डेट रहता है। क्यों? आज मेरी रिक्वायरमेंट और है, कल और है, तो आप क्या पिछला डॉक्यूमेंट निकाल के फेंक देंगे? क्या करेंगे जब ज़रूरत ही नहीं है उसकी, ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो उसका क्या करना है? एजाइल के मानने वालों का ये कहना है। एजाइल मेथड यूजली यूज इंक्रीमेंटल रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग एंड मे एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट एज यूजर स्टोरीज। एजाइल मेथड जो है वो इंक्रीमेंटल रिक्वायरमेंट जो इंजीनियर है इस पर भी बेस कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये हमने चैप्टर 3 के अंदर भी पढ़ा था कि इंक्रीमेंटल रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग क्या होती है। उसके बाद दिस इज प्रैक्टिकल फॉर बिजनेस सिस्टम बट प्रॉब्लमेटिक फॉर सिस्टम दैट रिक्वायर प्री डिलीवरी एनालिसिस लाइक क्रिटिकल सिस्टम और सिस्टम डेवलप्ड बाय सेवरल सिस्टम। वो कहता है जी रिक्वायरमेंट जो है ये तो चलो ठीक है, एक जो छोटा सिस्टम प्रॉब्लमेटिक है उस बिजनेस सिस्टम है उसके अंदर तो मान सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सिस्टम है उसके अंदर जो है एक क्रिटिकल सिस्टम है उसके अंदर तो हमें पहले डिलीवरी देनी है, चेक करनी है सही है नहीं है, फिर उसके बाद हम इसको ऑपरेशनल जोन में लेके आएंगे। जब वो ठीक ही नहीं है तो फिर हम उसकी रिक्वायरमेंट ज़ाहिर बात है चेंज होगी। इसका मतलब आपने किसी रिक्वायरमेंट की को गलत फॉलो किया था, गलत बनाया था, उसको अब सही भी करना है। तो ये चीज़ें जहन में होनी चाहिए। एजाइल मेथड जो है वो ये कहते हैं जी रिक्वायरमेंट एक तो जो है बनाना ही जो है टाइम का ज़्यादा है, दूसरा जो है आउट ऑफ डेट होती हैं, तीसरा ये कहते हैं इंक्रीमेंटल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, और तीसरा ये कहते हैं नहीं छोटे सॉफ्टवेयर के लिए ठीक है लेकिन बड़े सॉफ्टवेयर जो क्रिटिकल सिस्टम है उनके लिए रिक्वायरमेंट्स जो है वो हो जाए फिर बेहतर है। उसके बाद जी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, हमने स्टार्ट में बताया था कि आज हम ये पढ़ेंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट आप ऐसे समझ लें इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है कि एक चीज़ ऐसी है जो सिस्टम के अंदर हो या ना हो, उससे सिस्टम को बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर तो वो सिस्टम के अंदर मौजूद है, सिस्टम बिल्कुल फिट है, अगर वो सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है, सिस्टम किसी काम का नहीं है, इसको कहते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती है जो सिस्टम के अंदर हो तब भी सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सिस्टम के अंदर नहीं है तब भी सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ऐसी रिक्वायरमेंट जो एक ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। Functional requirement statement of services the system should provide, how the system should react to particular input and how the system should have in particular situation. सिस्टम जो है वो उसमें किस सिचुएशन के अंदर कैसे काम करना है, उसकी क्या इनपुट्स होनी चाहिए, कौन लोग उसको यूज़ करेंगे, मतलब ये जो बेसिक फंक्शनल ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बता रहा है। मे सिस्टम व्हाट सिस्टम शुड नॉट डू। इवन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर ये भी बताया जाता है सिस्टम के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नॉन फंक्शनल के अंदर क्या होता है, कंस्ट्रेंट ऑन द सर्विस और फंक्शन ऑफर्ड बाय द सिस्टम सच एज टाइमिंग कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट्स ऑन द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस स्टैंडर्ड ऑफन अप्लाई टू द सिस्टम एज ए होल रेदर देन इंडिविजुअल फीचर और सर्विसेज। जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं ये तो वो कहता है जी सिस्टम जो है वो
ना भी हो तभी सिस्टम चलता रहता है, लेकिन ये है कि अगर हो जाती हैं तो ये सिस्टम एक बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर डाल देती हैं। डोमेन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द सिस्टम फ्रॉम द डोमेन ऑफ ऑपरेशन। यानी कि जब आपने सिस्टम बनाया है, सिस्टम को जब आप ऑपरेशनल जोन में लेके हैं, वहाँ पे जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ पे उसको कैसा रिएक्ट करना चाहिए, ये चीज़ें जो डोमेन रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। डिस्क्राइब फंक्शनैलिटी और सिस्टम सर्विसेज। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या करती हैं जी? सिस्टम की सर्विसेज को या फंक्शनैलिटी को बताती हैं। ये डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटेड यूजर एंड द टाइप ऑफ सिस्टम वे द सॉफ्टवेयर यूज। उसके अलावा ये फंक्शन जो सॉफ्टवेयर होता है उस पर भी डिपेंड करती हैं, सॉफ्टवेयर कौन सा है और किन लोगों ने यूज़ करना है। हर फील्ड के अंदर अपना सॉफ्टवेयर होता है और उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके अलावा जी फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो हाई लेवल स्टेटमेंट होती हैं, यानी कि वो लाजमी चीज़ें जो कि सिस्टम ने लाजमी करनी है। फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेंट शुड डिस्क्राइब द सिस्टम सर्विस इन डिटेल। फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट है इनको तफसील से बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो रिक्वायरमेंट है जिनके बगैर आपका सिस्टम कुछ भी नहीं है, तो फिर अगर आप इनको डिटेल से नहीं बताएंगे तो फ़ायदा। उसके बाद मेंट केयर सिस्टम क्या के अंदर जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल द यूज़र शेल सर्च अपॉइंटमेंट लिस्ट फॉर ऑल क्लिनिक। यूज़र जो है वो जितनी अपॉइंटमेंट है उनको सर्च कर सके। ज़ाहिर बात है, जब यूज़र अपनी अपॉइंटमेंट नहीं सर्च कर सकेगा, आपका सिस्टम किस काम का है? उसके बाद सिस्टम शेल जनरेट ईच डे फॉर ईच क्लिनिक लिस्ट ऑफ पेशेंट हु आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड अपॉइंटमेंट दैट डे। सिस्टम के पास जो है सारी रिपोर्ट होनी चाहिए कि आज के दिन इतने लोगों ने आना है और उनकी टाइमिंग ये और किस किस डॉक्टर से उन्होंने मिलना है। ईच स्टाफ मेंबर यूजिंग द सिस्टम शैल बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय हिज और 8 डिजिट एम्प्लॉय नंबर। हर जो स्टाफ है वो अपने एक नंबर से जाना जाएगा। नाम तो सेम हो सकते हैं, तो मेरा नाम जो अगर है हसनैन है, हसन है, हमज़ा है, ठीक है, तो क्या होगा जी? अब हो सकता है किसी और का नाम भी हसनैन हो, हसन हो, हमज़ा हो, तो कैसे जानना जाएगा कि असल हमज़ा कौन है? तो उसका हर बंदे को एक नंबर असाइन किया जाएगा, वो उसका यूनिक नंबर होगा और वो नंबर किसी का नहीं होगा। यानी ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट इम्प्रिसिजन क्या होती है? प्रॉब्लम अराइज व्हेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट प्रिसाइजली स्टेटेड। रिक्वायरमेंट के अंदर बेयकीनी कब पैदा होती है? जब रिक्वायरमेंट ख़राब तब होती हैं जब आप उनको डिटेल से नहीं बताते। उसके बाद एम्बिगियस रिक्वायरमेंट वे बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज बाय डेवलपर एंड यूज़र। डेवलपर एंड यूज़र जो है वो डिफरेंट जो है रिक्वायरमेंट्स जो है वो तरीके से बता रहे होते हैं। अब मैंने अगर रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर बनाना है, मैंने उसको बताया अपने लफ्ज़ों में, हालांकि मेरा जो फंक्शन था वो और चाहिए था मुझे, लेकिन उसने जिसको मैं बता रहा था उसको सही समझ ही नहीं आई, ठीक है, तो उसने आगे कोई और फंक्शन बना दिया, तो ये इशू भी हो सकता है। कंसीडर द सर्च टर्म इन एग्रीमेंट्स। फॉर एग्जांपल यूज़र इंटेंशन सर्च फॉर ए पेशेंट नेम अक्रॉस ऑल अपॉइंटमेंट इन ऑल क्लिनिक्स। डेवलपर क्या इंटरप्रेट करता है? सर्च फॉर ए पेशेंट नेम इन एन इंडिविजुअल क्लिनिक। अब जो है मैंने उसको कहा जी मैंने ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके अंदर यूज़र सर्च कर सकता हो, पेशेंट सर्च कर सकता हो। अब उसने यह समझा जी पेशेंट सिर्फ एक क्लिनिक के बारे में सर्च कर सकता हो। मैंने फिर उसको बताया नहीं भाई, मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके अंदर पेशेंट जो है वो सारे क्लिनिक के अंदर सर्च कर सके, उसको कहाँ कहाँ अपॉइंटमेंट है। रिक्वायरमेंट कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी। इन प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट होनी चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट। उसके अलावा रिक्वायरमेंट बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी आपको फंक्शनलिटी चाहिए उसको डिटेल से बताएं, जितना आपका टाइम लगता है आप बता दें, वो आपके लिए फ़ायदा मंद है और डेवलपर के लिए भी फ़ायदा मंद है। कंसिस्टेंट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स के अंदर कन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। एक तरह से आप एक चीज़ बता रहे हैं, दूसरी तरह से उसी बात को घुमा के, मतलब ये कान पकड़ने वाली बात है, एक तरफ से कान पकड़ा घुमा के कान वही पकड़ लिया, तो ये नहीं करना। अगर आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है, कोशिश करें उसके लिए ऐसे वर्ड सेलेक्ट करें ताकि जो आपको भी पता हो कि मैंने इन दोनों के दरमियान जो चीज़ें मैं दो बता रहा हूँ ये हैं तो मिलती जुलती, लेकिन इनके अंदर थोड़ा डिफरेंस है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो रिक्वायरमेंट जो ज़रूरी नहीं होती, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, आगे चलते हैं। दी डिफाइंड सिस्टम रिक्वायर प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रेंट लाइक रिलायबिलिटी, रिस्पांस टाइम एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट, कंस्ट्रेंट आईओ डिवाइस कैपेबिलिटी, सिस्टम रिप्रेजेंटेशन। सिस्टम के अंदर जो है उसका इंटरफेस कैसा होना चाहिए, दिखना कैसा चाहिए। उसके अलावा सिस्टम कितनी जल्दी जो है आपकी
जो क्यूरी है उसका रिस्पॉन्स करता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके अलावा प्रोसेस रिक्वायरमेंट में आल्सो भी स्पेसिफाइड मेंटेनिंग पर्टिकुलर आईडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। और इसके लिए ये भी होता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल जो आपने जाके सॉफ्टवेयर डेवलपर को तो बता दिया मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, आपने उसको ये नहीं बताया कि मुझे ये इस लैंग्वेज के अंदर चाहिए, ठीक है, तो ये उसकी मर्जी है, जिस लैंग्वेज के अंदर मर्जी बनाए। तो ये क्या है जी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना। उसके बाद जी टाइप्स ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो वो उसने बताई हुई है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स भी होते नहीं हैं, ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। प्रोडक्ट की आगे फर्दर डिवीजन है, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स की आगे फर्दर डिवीजन है, उसके बाद एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स की जो आगे फर्दर डिवीजन है। ये सारी आप देख सकते हैं। उसके बाद जी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी चाहिए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में अफेक्ट द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम रेदर देन द इंडिविजुअल कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल क्या है जी, टू इंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर मेट यू मे हैव टू ऑर्गेनाइज द सिस्टम टू मिनिमाइज कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। अब जो है एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, बार ओवरऑल सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट कर जाती है। उसकी एग्जांपल उसने कैसे दी है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ क्यूरी की है सिस्टम से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए वो 2-3 कंपोनेंट से रिजल्ट इकट्ठा करके आपको दे। तो ये क्या है, जिससे सिस्टम जो है थोड़ा स्लो भी हो जाता है। ए सिंगल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सच एज सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट में जनरेट ए नंबर ऑफ रिलेटेड functional requirement defined system service that are required. It may also generate requirement that restrict existing requirement. सिंगल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जैसे कि सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, ये भी जो है नंबर ऑफ रिलेटेड जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को रेज करती है। तो ये चीज़ें भी जहन में आनी चाहिए। उसके अलावा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जिनकी क्लासिफिकेशन जो है हमने ये पीछे से डायग्राम के अंदर देख ली थी, उसी की आगे डिटेल है। तो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जी, और जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन को इसमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको एक ग्रुप के अंदर या एक स्टैंडर्ड प्रॉपर फॉलो करके कैसे चलना है। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स को होती कौन सी होती हैं, जो कि एंड यूज़र सिस्टम होते हैं या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं, या डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट जो इसी तरह मेडिकेयर की एग्जांपल दी उसने, आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन की ये एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। जो चीज़ें कम्प्लेक्स हैं वो मैं आप कॉम्प्लिकेटेड हैं वो बताता जाता हूँ, जो जैसे पढ़ने वाली हैं उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जी गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट may be very difficult to state precisely and imprecise requirement may be difficult to verify. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो बहुत डिफ़िकल्ट वो प्रिसाइजली डिफाइन किया जा सकता है, और इम्प्रिसाइज रिक्वायरमेंट में भी डिफ़िकल्ट वेरीफाई। और जो फिर जो इम्प्रिसाइज होती हैं और इनको वेरीफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये है कि एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो आप चाहते हैं सिस्टम में हो, लेकिन वो ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर वो डाल देता है तो आपको फिर भी पता नहीं चलेगा कि वो रिक्वायरमेंट ऐड हुई है या नहीं हुई। गोल ए जनरल इंटेंशन ऑफ द यूज़र सच एज ईज ऑफ यूज़। गोल क्या होना चाहिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का। एक गोल मतलब ये सिस्टम के इजी से यूज़ हो सके। मतलब इतना कम्प्लेक्स सिस्टम ना हो, एक आम बंदा कंप्यूटर पर बैठे सॉफ्टवेयर चलाने के लिए उसको समझ ही नहीं आए कि बस स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। उसके बाद ये यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट। System should be easy to use medical staff and should be organized in such a way that user error are minimized. ये हमारा गोल होना चाहिए। क्या गोल होना चाहिए कि सिस्टम को इजीली यूज़ किया जा सके, समझ आ सके। कि यहाँ पे जब हम सिस्टम ऑन करें ऊपर लिखा आ जाए या टूर स्टार्ट हो जाए, कि वो एक दफ़ा पहले सारी गाइडलाइन दे दे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये होगा, इधर क्लिक करेंगे ये होगा। ये गोल है, और ये गोल जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। ठीक हो गया। मेडिकल स्टाफ शैल बी एबल टू यूज़ ऑल द सिस्टम फंक्शन आफ्टर 4 आवर ऑफ ट्रेनिंग। यानी ट्रेनिंग के बाद जो है वो सिस्टम को कम्प्लीटली यूज़ कर सकें। ट्रेनिंग के बाद कुछ एरर जो है वो हो सकते हैं एक्सपेक्ट, जो है उसके लिए आप जो है 2 आवर सिस्टम की मरीज जो है वो आप जो है ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हैं उनको। उसके बाद मैट्रिक्स फॉर स्पेसिफाइंग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट।
जो है स्पीड, साइज, ईज ऑफ यूज, रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस, पोर्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है अगर आप सिस्टम के अंदर डालते हैं तो ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट नॉन फंक्शनल होती हैं। स्पीड, ये सिस्टम तेज़ चलना चाहिए, फौरी रिस्पांस दे। साइज़ उसका जब बहुत बड़ा ना हो कि इसके लिए हमें बहुत हैवी सिस्टम ख़रीदना पड़े जिसके ऊपर हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। ईज ऑफ यूज़ होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, यानी रिलायबल का मतलब क्या है, उसके अंदर जो है फेलियर के चांसेस बहुत कम होने चाहिए। कोई मसला मसाइल हो भी जाता है तब भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए सिस्टम को वापस ओरिजिनल स्टेट के अंदर लाया जा सके। रोबस्टनेस होनी चाहिए, सिस्टम जो है वो एक दफ़ा उसको फेलियर के बाद रीस्टार्ट करते हैं तो वापस उसी पॉइंट पे आ जाए जहाँ पे उसमें कोई मसला पैदा हुआ था उससे पहले वाली स्टेट पे। पोर्टेबिलिटी, ये सिस्टम जो है मुख्तलिफ जगह पे अगर उसको चलाना पड़ जाए तो वहाँ पे भी चल सके। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है जी। द प्रोसेस यूज फॉर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द application domain, the people involved and the organization developing the requirement। जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है इसका डिपेंड करती है, इनकी जो प्रोसेस है जो रिक्वायरमेंट इकट्ठा करना, इसका जो प्रोसेस इकट्ठा करने वाला ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एप्लीकेशन जो है वो बना रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ काम कर रही है और किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स। और देयर आर नंबर ऑफ जेनेरिक एक्टिविटीज़ कॉमन टू ऑल प्रोसेसेस। कुछ जो है मतलब आप कह सकते हैं कि जनरल एक्टिविटीज़ हैं जो कि हर जो है प्रोसेस के अंदर होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट इनिशिएशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कि हर जो है कंपोनेंट जो भी सिस्टम आप बनाते हैं उसके अंदर जो मतलब एक जनरल रिक्वायरमेंट होती हैं। हर सिस्टम के अंदर ये ऐसा होता है, रिक्वायरमेंट ऐसे लेते हैं। पहले रिक्वायरमेंट की लिस्टेशन होती है, फिर उसको एनालिसिस किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है, उसके बाद रिक्वायरमेंट को मैनेज किया जाता है। इन प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट डिजाइनिंग इज एन इटरेटिव एक्टिविटी इन विच दीज प्रोसेस आर इंटरलेड। ठीक है जी। तो ये जो प्रोसेस है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट इकट्ठे करने के का जो प्रोसेस है उसके अंदर ये चीज़ें तो प्रोसेस सारे आते हैं, ये चार प्रोसेस। लेकिन मसला ये है कि सारे इंटरलीव्ड है। किसी में ऐसे होता है कि हमें रिक्वायरमेंट जो है एलिसिएशन नहीं करनी पड़ती, जस्ट एनालिसिस करना पड़ता है, और किसी में जस्ट वैलिडेशन होती है। मतलब ये सारे जाके पीछे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। स्पायरल व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। स्पायरल के अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो किस तरह का देखता है। स्पायरल जो है वो रिक्वायरमेंट इनिशिएशन होती है, उसके बाद ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, उसके बाद जो है सिस्टम को बनाया जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की इनिशिएशन होगी, यूज़र रिक्वायरमेंट की इनिशिएशन होगी, यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद जी फिर ये उसके बाद स्पेसिफिकेशन देखेंगे, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, यूज़र की क्या स्पेसिफिकेशन है। देन रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करने के लिए हम एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसके ऊपर रिव्यूज़ लेंगे। अगर तो सब ओके है तो फिर हम एक SRS डॉक्यूमेंट बनाएंगे, सॉफ्टवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ये जो तीन टर्म चार प्रोसेस हम पढ़ी हैं उनकी थोड़ी डिटेल आगे आएगी। रिक्वायरमेंट एलिसिएशन क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले एलिसिएशन की बात करते हैं। समटाइम्स कॉल्ड रिक्वायरमेंट एलिसिएशन और रिक्वायरमेंट डिस्कवरी, यानी डिस्कवर करना रिक्वायरमेंट है क्या, इसको रिक्वायरमेंट एलिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो है मैं आता हूँ आपके पास, मैं कहता हूँ मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, आप आगे से कहते हैं किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, नहीं फिर आप मेरे से सवाल करते हैं, मैं आगे से आपको बताता जाता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है, रिक्वायरमेंट इनिशिएशन involves technical staff working with customer to find out about the application domain, service that the system should provide and the system operational constraint। ये जो मीटिंग आप हो रही होती है आपकी डेवलपर के साथ, उसके अंदर हो सकता है और भी लोग इन्वॉल्व हो, टेक्निकल स्टाफ हो, वो भी आपकी बातें सुन रहा होगा, आप उनकी बातें सुन रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि उनको कितना समझ आ रहा है और उनको समझ आ रही होगी कि आप कितनी अच्छी तरह समझा रहे हैं। मे इन्वॉल्व एंड यूज़र मैनेजर, इंजीनियर इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस, डोमेन एक्सपर्ट, ट्रेड यूनियन, दीज आर कॉल्ड स्टेक होल्डर। मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सारे जो है जब रिक्वायरमेंट इनिशिएशन का टाइम होता है मौजूद होने चाहिए। Requirement elicitation, the software engineer work with a range of system stakeholders to find out about the application domain, the service that the system should provide, the required system performance, hardware constraint, other system। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो
वर्क विद द रेंज ऑफ सिस्टम, क्योंकि वो और स्टेक होल्डर्स के साथ काम कर रहते हैं। हर एप्लीकेशन मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशन डोमेन होती हैं, मतलब ये है कि मुख्तलिफ तरह की फील्ड्स के अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशन चल लेती हैं, उन्होंने हर तरह के लोगों के साथ काम किया होता है। तो सारी जो सर्विसेज हैं रिक्वायरमेंट जो आपने बतानी होती है। तो रिक्वायरमेंट रिलेशेशन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट की डिस्कवरी होती है, यानी रिक्वायरमेंट को डिस्कवर किया जाता है कि ये वाली रिक्वायरमेंट्स हैं। देन उसको क्लासीफाई किया जाता है, रिक्वायरमेंट की ऑर्गेनाइज किया जाता है इस तरह के ये वाली रिक्वायरमेंट्स इट्स मॉड्यूल के अंदर आनी चाहिए। यानी कि आपका सॉफ्टवेयर उसके अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल मतलब एक आपका सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आप जमा वाला ऑपरेशन भी कर सकते हैं, माइनस वाला भी कर सकते हैं, डिवीजन वाला भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला भी कर सकते हैं। अब क्या होगा, मैं जो रिक्वायरमेंट जो सिस्टम जो एडिशन वाली इनको अलहदा रखूँगा, डिवीजन वाली अलहदा रखूँगा, सब्ट्रैक्शन वाली अलहदा रखूँगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटाइजेशन की जाएगी, यानी कि किन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पहले काम करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें पहले बनानी चाहिए। दैन उनके बाद रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब ये है कि ये रिक्वायरमेंट फाइनल होगी स्पेसिफिकेशन से मुराद। उसके बाद रिक्वायरमेंट एलिसिएशन के अंदर प्रॉब्लम क्या आते हैं, स्टेक होल्डर्स डोंट नो व्हाट दे रियली वांट। असल में जो बनवाने वाले होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए, वो जैसे एक आइडिया लेके आ जाते हैं, अरे हमें ये चाहिए। फिर स्टेक होल्डर एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट दे रॉन्ग टर्म, वो बता भी अपने अल्फाज में रहते हैं, टेक्निकल टर्म नहीं बोल रहे होते, तो उसको समझना जो डेवलपर के लिए मुश्किल होता है। डिफरेंट स्टेक होल्डर में हैव कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट। एक ही बंदा जो है, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर अगर दो बंदों से रिक्वायरमेंट लीजिए तो अपने तरीक़ाकार से बताएगा, दूसरा अपने तरीक़ेकार से बताएगा, हर किसी का अंदाज़ा गुफ्तगू डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसने जो बताना है उसने अपने अल्फाज में बताना है, दूसरा बताएगा वो अपने अल्फाज में बताएगा। ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशनल जो फैक्टर या पॉलिटिकल फैक्टर वो भी सिस्टम रिक्वायरमेंट के ऊपर असरअंदाज होती हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं जी नहीं नहीं ऐसे हो, और बाज़ औक़ात होता है कि सीनियर बैठा होता है उसको नहीं सही समझ आई होती, लेकिन जूनियर नहीं बोलता चलो जी सीनियर को समझ आ गई ठीक है, तो ये भी थोड़ा इश्यू होता है। उसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं, लोग टांग खींचने में बड़े माहिर होते हैं लोग। उसके बाद द रिक्वायरमेंट चेंज ड्यूरिंग द एनालिसिस प्रोसेस, न्यू स्टेक होल्डर्स में इमर्ज एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज। रिक्वायरमेंट चेंज ड्यूरिंग एनालिसिस प्रोसेस, क्योंकि जब हम एनालिसिस कर रहे हैं रिक्वायरमेंट की एलिसिएशन कर ली है कि डिस्कवर कर ली है ये वाली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बाद में जी पीछे से पता चलता है जी नहीं जी रिक्वायरमेंट तो ये नहीं है, रिक्वायरमेंट चेंज होनी चाहिए, तो ये भी थोड़ा सा मसला होता है, रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं। रिक्वायरमेंट एलिसिएशन एंड एनालिसिस प्रोसेस कैसे होती है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट की डिस्कवरी होती है, दैन रिक्वायरमेंट को क्लासीफाई ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके बाद इसकी प्रायोरिटाइजेशन की जाती है, दैन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है। अगर ये वैलिड है ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से रिक्वायरमेंट की डिस्कवरी करें। ये एक साइकिल है, ये रिक्वायरमेंट एलिसिएशन साइकिल है, इसके अंदर 4 प्रोसेस थे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये प्रोसेस एक्टिविटी जो हमने अंदर पढ़े हैं उसकी डिटेल है। रिक्वायरमेंट डिस्कवरी क्या होता है, रिक्वायरमेंट को डिस्कवर करना, ये सारी डिटेल मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। इट्स स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ ए यूजर स्टोरी, सिनेरियो शुड इंक्लूड। सिनेरियो के ज़रिए से भी आप किसी से रिक्वायरमेंट ले सकते हैं। वो रिक्वायरमेंट कैसे होगी जी, स्टार्टिंग सिचुएशन आप बताएंगे जी सिनेरियो की, जी शुरू में ऐसा होना चाहिए बंदा सिस्टम ऑन करे, मतलब ये है कि आपने घर का नक्शा ही बनवाना है, मतलब तो आप मतलब कोई घर बनाना है आपने तो कैसे करेंगे, आप बताएंगे जी बंदा घर में दाखिल हो, आगे से लेफ़्ट जाए, फिर राइट जाए, फिर लेफ़्ट जाए, फिर सीधा जाके राइट जाए, तो फिर जाके वो अपने रूम में जा सके। तो ये क्या है, एक सिनेरियो मैंने बता दिया। तो सिस्टम जब यूज़ करना है, मैं कहता हूँ कि एक बंदा आए तो सबसे पहले अपना यूज़र नेम डाले, फिर पासवर्ड डाले, उसके बाद ये वो लॉगिन पे क्लिक करेगा, एक मैं ना कोड शॉर्ट कोड उसके मोबाइल पे या ईमेल पे मैसेज जाएगा। यानी मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, इस तरह जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ली जा सकती हैं। ये था रिक्वायरमेंट एलिसिएशन। और उसके बाद आता है जी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या होता है जी, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन, सॉरी डाउन के स्पेलिंग गलत है, डाउन द यूज़र एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इन ए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो होता है उसको एसआरएस भी कहते हैं। एसआरएस के अंदर जब आप अपनी फाइनल रिक्वायरमेंट लिख देते हैं उसको कहते हैं ये हमारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है।
User requirements have to be understandable by end user and customer who do not have a technical background. यूज़र रिक्वायरमेंट जो है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए एंड यूज़र के लिहाज से, कस्टमर जो हैं जिनके पास टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है उनको भी समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट और मोर डिटेल रिक्वायरमेंट एंड मे इंक्लूड मोर टेक्निकल इंफॉर्मेशन। सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी होती है, और ये यूज़र रिक्वायरमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होता है पीछे हम देख भी चुके हैं। उसके बाद दी रिक्वायरमेंट में बी पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सिस्टम डेवलपमेंट, इफ इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट दैट दीज आर कंप्लीट एज पॉसिबल। तो बाज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर भी होता है, आप ये सिस्टम डेवलप किया, एक बंदा हायर कर लिया तो उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि इसलिए, क्योंकि बंदा आपकी कंपनी का नहीं है उसको समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो जो रिक्वायरमेंट है उसकी समझ के मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद जो है इसमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है कैसी होनी चाहिए, सिस्टम रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन जो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं, डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के अंदर, ग्राफिकल नोटेशन, मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन, ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार है। नेचुरल लैंग्वेज आम जो लैंग्वेज आप बोलते हैं उसमें लिख लें। स्ट्रक्चर नेचुरल लैंग्वेज अंदर जो है इसका मतलब ये है कि नेचुरल लैंग्वेज जो है वो इस तरह की हो, उसके अंदर कुछ टेक्निकल जो है इंफॉर्मेशन वो भी आ जाए तो कोई मसला ना हो। डिज़ाइन एंड डिस्क्रिप्शन के लिहाज से देखें तो अप्रोच यूज लैंग्वेज लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कुछ कुछ उसके वर्ड यूज़ होने चाहिए, फीचर यूज़ हो, जनरल वर्ड यूज़ हों। ग्राफिकल नोटेशन में हम यू एम एल डायग्राम बना लें किसी भी टूल से। उसके अलावा मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन हो जाए, मतलब ये है कि सिस्टम जो स्पेसिफिकेशन होती हैं, सिस्टम की स्पेसिफिकेशन जब आपने लिखनी है उनको मुख्तलिफ तरीके से लिखा जा सकता है। ये 4 तरीके उसने बताए हुए हैं। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन जो है ये क्या चीज़ है। इन प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट शुड स्टेट व्हाट द सिस्टम शुड डू एंड द डिज़ाइन शुड डिस्क्राइब हाउ इट डज दिस। असल क्या होता है, रिक्वायरमेंट बताते हैं कि सिस्टम ने क्या करना चाहिए, और डिज़ाइन कहता है जिस सिस्टम ने कैसे करना है। ये रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन में डिफरेंस है। यानी रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि सिस्टम में ये चीज़ होनी चाहिए, डिज़ाइन कहता है जी ये कैसे होनी चाहिए। इन प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन आर inseparable. A system architecture may be designed to structure the requirement. The system may interoperate with other systems that generate design requirement. The use of specific architecture to satisfy non-functional requirement may be a domain requirement. This may be consequence of a regulatory requirement. Natural language specification क्या होती है, requirement are written as natural language sentence supplemented by a diagram and tables. Natural language specification के अंदर आप जनरल लैंग्वेज जो भी आपको पसंद है आपके क्लाइंट को, कस्टमर को उस लैंग्वेज के अंदर लिखें, कुछ थोड़ी बहुत डायग्राम भी बना दें, उसको भी समझ आती रहे, आपको भी समझ आती रहे। ठीक हो गया। उसके बाद ये गाइडलाइन फॉर राइटिंग रिक्वायरमेंट जो लिखते वक्त कुछ गाइडलाइन जो जहन में रखनी चाहिए, कौन कौन सी। इन्वेंट स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड यूज इट फॉर ऑल रिक्वायरमेंट। एक स्टैंडर्ड जो है वो फॉर्मेट होना चाहिए, उसके अंदर आप लिखें ताकि दोबारा एक बंदा जो आपसे एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, अगली दफ़ा जो है वो आपसे सॉफ्टवेयर और बनवाता है तो आपकी रिक्वायरमेंट उसी सिंटैक्स के अंदर होनी चाहिए, उसको पढ़ने में आसानी होती है। अगर आप खुद भी अगर दोबारा अपने डेवलपर्स को दिखाते हैं सॉफ्टवेयर तो फिर जो है वो ये भी होता है कि वो क्या है जी कि मतलब वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। यूज टेक्स्ट हाईलाइटेड टू आइडेंटिफाई की पार्ट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, जो है जो ज़रूरी इसे उनको हाईलाइट कर लें। अवॉइड द यूज़ ऑफ कंप्यूटर जार्गन, कंप्यूटर जो है उसके मतलब जो शॉर्टकट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मत यूज़ करें। इंक्लूड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी, और एक एक्सप्लेनेशन दें, उसके अंदर बताएं कि रिक्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या होता है नेचुरल लैंग्वेज के अंदर अगर हम रिक्वायरमेंट लिखते हैं उसके अंदर मसला ये होता है लैक ऑफ क्लैरिटी होती है। प्रिसीजन इज डिफ़िकल्ट विदाउट मेकिंग द डॉक्यूमेंट डिफ़िकल्ट टू रीड, डॉक्यूमेंट को पढ़ना जो है वो मुश्किल होता है। उसके बाद क्लैरिटी नहीं होती क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज के अंदर हमने असल में लिख इस तरह होते हैं, चलो जी ठीक है जी लोग पढ़ रहे हैं, हमने उन लोग क्लाइंट के लिए लिखना उसको समझ आ जाए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है बार हमें खुद समझ नहीं आ रही होती। रिक्वायरमेंट कन्फ्यूजन कैसे होती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स टेंड टू मिक्स अप, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल जो है वो मिक्स अप हो जाती हैं, इस तरह ये भी इशू होता है। उसके बाद अमंगलमेशन सेवरल रिक्वायरमेंट्स में भी एक्सप्रेस टूगेदर, वो क्या होता है जब बहुत सारी रिक्वायरमेंट इकट्ठी बताने शुरू कर देती है वो मिक्स अप हो जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है, तो ये नेचुरल लैंग्वेज का ये इशू होता है।
एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट फॉर द इंसुलिन पंप सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये उसने एग्जांपल दिया, आप पढ़ लीजिएगा। स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन क्या होती है? एन अप्रोच टू राइटिंग रिक्वायरमेंट विद द फ्रीडम ऑफ द रिक्वायरमेंट राइटर ए लिमिटेड एंड द रिक्वायरमेंट आर इन स्टैंडर्ड वे। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट वो एक बाकायदा पूरे प्रोसीजर के साथ लिखी होनी चाहिए, मतलब ये एक सिंटैक्स फॉलो किया होना चाहिए। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन पता चले कि बाकी किसी प्रोफेशनल डेवलपर ने या राइटर ने लिखी है। This works well for some types of requirement for embedded control system, but it's sometimes too rigid for writing business system requirement। कभी कभार जो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना भी ठीक होता है और कभी कभार ये ठीक है नहीं होता। फॉर्म बेस्ड स्पेसिफिकेशन क्या होती है? डिफाइन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और एंटिटी। पहले तो आप जस्ट डेफिनेशन बयान करें, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ इनपुट और मतलब जो वेयर द केम फ्राम, वो कहाँ से आ रही हैं। उसके बाद जी आउटपुट क्या होनी चाहिए और आउटपुट जानी किधर चाहिए। इंफॉर्मेशन अबाउट एंड द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द कंप्यूटेशन एंड अदर एंटिटीज यूज। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्शन टू बी टेकन, प्री एंड पोस्ट कंडीशन, द साइड इफेक्ट। मतलब ये चीज़ें, इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स जो लिखी जाती हैं उनको फॉर्म बेस्ड स्पेसिफिकेशन कहते हैं। ये एक फॉर्म बेस्ड स्पेसिफिकेशन जो उसने बताई है, सबसे पहले फंक्शन बताया हुआ है क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन उसकी थोड़ी दी, इनपुट कैसे होती है, फिर उसका सोर्स क्या है, इनपुट को कैसे रीड करेगा, रीड करने के बाद आउटपुट कैसे जनरेट करेगा, देन उसके बाद डेस्टिनेशन क्या है। ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं, एक जस्ट एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद जी अगली चीज़ देखते हैं, ये भी उसमें वही एग्जांपल दी हुई है, टेबुलर स्पेसिफिकेशन। अब एक और तरह से रिक्वायरमेंट को लिखा जा सकता है टेबल फॉर्म के अंदर। यूज टू सप्लीमेंट नेचुरल लैंग्वेज, particularly useful when you have to define a number of possible alternative course of action. For example, insulin pump system base its computation on the rate of change of blood sugar level, and the tabular specification explain how to calculate insulin requirement or different scenario। अब ये एक टेबल की फॉर्म के अंदर जो उसने बता दी है, यहाँ पे कंडीशन दे दी है, अगर शुगर लेवल जो है इस रेंज से बिलो है तो ये एक्शन हो, इस रेंज में है तो ये एक्शन हो। मतलब ये एक डायग्राम, मतलब एक लिख कर बता दिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उसने लिख कर बताया लेकिन टेबल नहीं बनाया। रेंज हमें नहीं पता, बताइए रेंज, ये उसने पोस्ट कंडीशन में बताइए रेंज, प्री कंडीशन में ये चीज़ें बताइए। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे इनपुट कैसे दी हुई है ये, और यहाँ पे देख लें कंडीशन समझ लें कि ये इनपुट है और ये इसकी आउटपुट एक्शन होगा और इस पर जो आउटपुट आती है। यूज़ केसेस भी हो सकते हैं। यूज़ केसेस जो है वो उसमें अंदर ये हो सकता है सिनेरियो भी हो सकता है या यूएमएल डायग्राम बना सकते हैं। यूज़ केसेस जो है आइडेंटिफाई, उसके अंदर एक एक्टर होता है और उनकी सिस्टम की एंटिटीज़ के साथ कैसे इंटरेक्शन हो रही थी। मतलब ये है कि जब मैं अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको समझाता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये क्या है, ये जो मेडिकल रिसेप्शन है, नर्स मैनेजर जी एक्टर हैं और ये सारे यूज़ केसेस हैं, मतलब ये काम जो करने वाले हैं। मेडिकल रिसेप्शनिस्ट जो है, मतलब मैं बता रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट्स जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो आपको साइड नज़र आ रही है ना, इसको कहते हैं यूज़ केसेस रिक्वायरमेंट। या आपने अपनी जो स्पेसिफिकेशन है वो मुख्तलिफ तरीके से लिख सकते हैं। अब तक हमने देख लिया, एक तो हमने पीछे तरीका देखा था, स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए या फॉर्म बेस्ड स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए ये वाली। उसके अलावा हमने पढ़ा था टेबुलर स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, यूज़ केसेस होनी चाहिए या यूएमएल डायग्राम बना लें वो इस तरह से। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ये इज़ द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ द सिस्टम डेवलपर। ये जब आप डॉक्यूमेंट बन जाता है, डेवलपर जो होते हैं वो इस सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट को देखकर जो है वो अपना काम शुरू करते हैं। शुड इंक्लूड बोथ डेफिनेशन ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम रिक्वायरमेंट। लेकिन इस एस आर एस के अंदर यूज़र रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए और सिस्टम रिक्वायरमेंट भी होना चाहिए। यूज़र और सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर डिफरेंस हमने पहले पढ़ चुके हैं। इट इज़ नॉट अ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एज फार एज पॉसिबल, इट शुड सेट of what the system should do rather than how it should do। इसके अंदर ये नहीं बताना कि सिस्टम ने कैसे करना है, इसके अंदर बस ये बताना है कि सिस्टम ने करना क्या है। जो फोकस है वो व्हाट पे होना चाहिए, हाउ पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद यूज़र ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, सिस्टम कस्टमर, मैनेजर, सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम टेस्ट, सिस्टम मेंटेनेंस इंजीनियर, मतलब यूज़र जो हैं जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं और किस मकसद के लिए पढ़ सकते हैं वो चेक कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वेरिएबिलिटी। Information in requirement document depend on type of system and approach to development system use। requirement या information in requirement document depend on type of system जो है वो requirement जो है डॉक्यूमेंट, उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डॉक्यूमेंट जो सिस्टम होता है उसके ऊपर बेस हो रही होती है। सिस्टम डेवलप इंक्रीमेंटली
will typically have less detailed requirement. जो सिस्टम जो है इंक्रीमेंटली बन रहे होते हैं ना, इंक्रीमेंट मतलब थोड़ा थोड़ा करके बना रहे हैं, उसको चेक कराना फिर थोड़ा, उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी होती हैं. Requirement document standard have been designed like IEEE standard. These are mostly applicable to the requirement for large system engineer projects. द स्ट्रक्चर ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. सबसे पहले ये कुछ चैप्टर जो है ये लाजमी होने चाहिए. अगर आपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके अंदर सबसे पहले प्री फेस होना चाहिए कि उसके अंदर डिफाइन होना चाहिए कि व्हाट द, मतलब ये है कि एक जनरल आइडिया दे दें. प्री फेस यानी कि सिस्टम का जनरल फेस दिखा दें कि एक्सपेक्ट जो पढ़ने वाला है वो इस प्री फेस को पढ़ के समझ आ जाए कि इसके अंदर क्या होने वाला है. इंट्रोडक्शन पे उसके बाद सिस्टम के अंदर थोड़ी सी मज़ीद डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन बताएं, ये वाले फंक्शनैलिटी हैं. ग्लॉसरी के अंदर बताएं जी टेक्निकल वो लिखी टर्म आपने यूज़ किए हैं उनकी डेफिनेशन होनी चाहिए. यूज़र रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है जी, शुड प्रेजेंट ए हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ एंटिसिपेटेड सिस्टम, यानी थोड़ी डिटेल के साथ जो है रिक्वायरमेंट बताई जाए. सिस्टम रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन हो, सिस्टम मॉडल हो, सिस्टम एवोल्यूशन हो, अपेंडिसेस हो. अपेंडिस मतलब जो एंड पे आके जो डिटेल दी होती है ना, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू द एप्लीकेशन हैव बीन डेवलप्ड. फॉर एग्जांपल हार्डवेयर डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, मतलब ये चीज़ें जो है जो ज़रूरी हैं. उसके बाद ये इंडेक्स, सेवरल इंडेक्सेस टू द डॉक्यूमेंट में भी इंक्लूड. इंडेक्स होने चाहिए, उस पर क्लिक करें तो मतलब जो फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट ही देख लें, उसके ऊपर लिंक होते हैं, क्लिक करते हैं वहाँ पे चले जाते हैं. फॉर एग्जांपल आपने वर्ड डॉक्यूमेंट देखे होते हैं, आपने उसमें ऊपर से ओपन करते हैं ना, सबसे पहले आपको मुख्तलिफ जो वो लिंक नज़र आ जाता है, उस क्लिक करते हैं आप पेज नंबर 26 पे चले जाते हैं, वो इंडेक्सेड होते हैं. मतलब ये सारी चीज़ें हैं एक उसके अंदर होती हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर. उसके बाद ये रिक्वायरमेंट वैलिडेशन क्या होता है? concerned with demonstrating that the requirement define the system that the customer really wants. ये वैलिडेशन मतलब ये है कि जब रिक्वायरमेंट आपने उसकी इनिशिएशन कर ली है, उसके बाद आपने उसको ऑर्गेनाइज भी कर लिया है, रिक्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज के बाद आपने उसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिख भी लिया है, अब उसको वैलिडेट करना है. वैलिडेट जो है यही असल चीज़ होती है. इसमें ही पता चलता है कि सिस्टम ये आपने किस हद तक जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया या नहीं किया. रिक्वायरमेंट्स एरर कॉस्ट और हाई, सो वैलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वैलिडेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. फिक्सिंग ए रिक्वायरमेंट एरर आफ्टर डिलीवरी में कॉस्ट अप टू 100 टाइम द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एरर. अगर आप सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले ठीक कर लेते हैं ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में अगर आप ठीक करते हैं फिर आपको दोबारा नए सिरे से देखना होगा हर चीज़ को कि आपने अगर ये गलती सही की है तो इसका कहाँ कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, तो हर जगह आपको देखनी पड़ेगी. इसलिए कोशिश करें सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले ही चेक कर लें. उसके बाद ये रिक्वायरमेंट की चेकिंग कैसे होगी? वैलिडिटी, डज द सिस्टम प्रोवाइड द फंक्शन विच बेस्ट फॉर द कस्टमर नीड. सिस्टम जो है वो वैलिडेशन वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे या नहीं कर रहे. उसके बाद कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, कंप्लीटनेस है कि नहीं है, रियलिज्म जो वाकई जो रिक्वायरमेंट भी इम्प्लीमेंटेड गिवन अवेलेबल बजट एंड टेक्नोलॉजी, जो चीज़ें उसने बताई थी, जो उसका बजट था, टेक्नोलॉजी उसने कहा था ये यूज़ करें, उनके ऊपर पूरा उतरा नहीं उतरा. रिक्वायरमेंट भी चेक, रिक्वायरमेंट को दोबारा चेक किया जा सकता है या किया गया कि नहीं किया गया. उसके बाद रिक्वायरमेंट की वैलिडेशन टेक्निक होती है, यानी वैलिडेशन कैसे की जा सकती है? रिक्वायरमेंट रिव्यूज़ के जरिए, प्रोटोटाइपिंग के जरिए, टेस्ट केस जनरेशन के जरिए. रिक्वायरमेंट रिव्यूज़ के अंदर सिस्टमेटिक मैनुअल एनालिसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट, मैनुअल जो आप रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे देखेंगे ठीक है कि नहीं है. उसके बाद यूजिंग एन एग्जीक्यूटेबल मॉडल ऑफ सिस्टम टू चेक रिक्वायरमेंट, यानी आपने प्रोटोटाइपिंग क्या थी हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ लिया, वैसे मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ. एक मतलब आपने सिस्टम जो है बनाना है, उसका पूरा सिस्टम बनाया, एक जनरल आइडिया मॉकअप बना के आपने दे दिया, वो क्या प्रोटोटाइप होता है. उसके अंदर भी हम चेक कर सकते हैं कि प्रोटोटाइप असल होते ही सिर्फ उसके अंदर वही रिक्वायरमेंट होती है जो फंक्शनल होती है, नॉन फंक्शनल ऐड ही नहीं करते. टेस्ट केस जनरेशन, डेवलपिंग टेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट टू चेक टेस्टेबिलिटी, मुख्तलिफ टेस्ट केस बनाए जाते हैं. अगर सिस्टम के अंदर मैं ये चीज़ डालता हूँ तो ये सिस्टम के अंदर ऐड होगी या नहीं होगी, और फिर जानबूझ के मैं गलत इनपुट डालता हूँ वो ऐड होगी या नहीं होगी, ये चेक करना होगा. रिक्वायरमेंट रिव्यूज़ के अंदर वही उसके आगे मज़ीद डिटेल बता रहा है. रेगुलर रिव्यूज शुड बी हेल्ड व्हाइल द रिक्वायरमेंट डेफिनेशन इज बीइंग फॉर्मुलेटेड. वो कहता है बार बार रिव्यूज लेते रहने चाहिए. आप रिक्वायरमेंट बनवा रहे हो, बोथ क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर्स आप शुड बी इन्वॉल्व इन द रिव्यूज
क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए जब आप रिक्वायरमेंट का रिव्यू ले रहे हो। रिव्यू में भी फॉर्मल विद कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट और इनफॉर्मल। गुड कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर कस्टमर और यूजर कैन रिजॉल्व प्रॉब्लम एट एन अर्ली स्टेज। अगर आप शुरू में ही आपस में अच्छी कम्युनिकेशन रखेंगे तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। रिक्वायरमेंट चेक कैसे होंगी जी? वेरिएबिलिटी, इज द रिक्वायरमेंट रियलिस्टिकली टेस्टेबल, टेस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। कंप्रिहेंसिबिलिटी, इज द रिक्वायरमेंट प्रॉपरली अंडरस्टूड, प्रॉपरली उसको समझ आई है रिक्वायरमेंट की या नहीं। उसके बाद ट्रेसेबिलिटी, इज द ओरिजिन ऑफ द रिक्वायरमेंट क्लियरली स्टेटेड, यानी रिक्वायरमेंट जो है इसका बेस क्या है, ओरिजिन कहाँ पे है, कहाँ किस वजह से ये रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई है। अडाप्टेबिलिटी, कैन द रिक्वायरमेंट बी चेंज विदाउट ए लार्ज इम्पैक्ट ऑन अदर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट अगर एंड पे आके चेंज करनी पड़ जाती है तो वो चेंज होगी या नहीं हो सकेगी, ये रिव्यूज़ के अंदर आपने लाजमी चेक करना है। फॉर एग्जांपल आप जो एक रिक्वायरमेंट लेते हैं उसके ऊपर बहस हो रही है कि ये नहीं होनी चाहिए, एक कहता है जी नहीं ये नहीं होनी चाहिए, तब भी खैर है। अब वेरीफाइबल उसको करेंगे, रिव्यू को कैसे चेक करेंगे कि टेस्टेबल है भी है यानी इसको हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर जो रिक्वायरमेंट फिर सबसे बार बार पूछेंगे भाई आपको समझ आ गई, आपको समझ आ गई जी, सबको समझ आ गई, इसका मतलब है वो सारी कंप्लीटली अंडरस्टूड है। उसके बाद ट्रेसेबिलिटी, हाँ जी आप पूछेंगे जी आप बताएं ये रिक्वायरमेंट क्यों ऐड की गई, ये क्यों ऐड की गई, ये क्यों ऐड की गई। इससे क्या होता है जब आप ज़्यादा सवाल पूछेंगे, कम्युनिकेशन होगी तो सबको पता होगा ये हमने बात क्लियर हो चुकी है। रिक्वायरमेंट चेंज क्या होती है जी? रिक्वायरमेंट जो है मैंने आपको शुरू में बताया, रिक्वायरमेंट जो है ऐसे नहीं होता कि एक जो दफ़ा बना दी है वही रहती, रिक्वायरमेंट वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, क्योंकि बिजनेस जो है और टेक्निकल एनवायरनमेंट है ये चेंज होते रहते हैं। तो जैसे जैसे बिजनेस चेंज होते हैं तो बिजनेसमैन कहते हैं जी हमारे सिस्टम जो है उसी के मुताबिक जो है चलने चाहिए। न्यू हार्डवेयर में भी इंट्रोड्यूस टू बी नेसेसरी इंटरफेस, बाद औक़ात ऐसे होता है कि नए हार्डवेयर आ जाते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम है पुराने सिस्टम के ऊपर नहीं चल रहे थे, हार्डवेयर के ऊपर, उसके लिए हमें जो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ प्रॉब्लम आते रहते हैं। द पीपल हु पे फॉर द सिस्टम एंड द यूज़र ऑफ दैट सिस्टम आर रियली द सेम पीपल। जो उन्होंने पे किया या जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं वो एक ही लोग होते हैं। तो रिक्वायरमेंट तो हर टाइम जो है वो दोनों की चेंज होती रहती हैं। Changing requirement, large system usually have a diverse user community with many users having different requirement and priority that may be conflicting or contradictory. जब बड़ा सिस्टम है उसके अंदर तो जाहिर बात है हर बंदे का एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, हर बंदा अपने अलहदा वो कहता है यार। अब फॉर एग्जाम्पल आप खुद देख लें, आपने कोई वेबसाइट ओपन किया, काफ़ी लोगों ने फेसबुक अगर थोड़ा सा अपना इंटरफेस चेंज करता है तो हम कहते हैं यार नहीं ये पहले वाला ठीक था, ऐसे अब मज़ा नहीं आ रहा। वो क्या होता है कि हर जो बड़ा सिस्टम होता है ना उसके अंदर हर बंदे की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया जाता, तो ये बड़ा मुश्किल है, रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज करनी पड़ती हैं। रिक्वायरमेंट की एवोल्यूशन कैसे होती है? ये सबसे पहले इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, सबसे पहले तो प्रॉब्लम डायग्नोस किया जाता है कि प्रॉब्लम है क्या। देन उसके बाद इनिशियल रिक्वायरमेंट जो है सॉरी आप सबसे पहले इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है, उसका चेंज अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, उसमें जो चेंज आई है उसको देखें, फिर रिक्वायरमेंट को चेंज कर दें। वक्त के साथ साथ ये होता रहता है, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझें, वो फिर हमारी इनिशियल रिक्वायरमेंट बन जाती है, फिर हम उसको देखते हैं कि वो चेंज हो सकती है कि नहीं, अगर तो उसमें कोई चेंज चाहिए तो उसको चेंज करें और फिर आगे चलें। इस तरह सिस्टम यानी यहाँ से शुरू होगा, पहले इनिशियल अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर इनिशियल रिक्वायरमेंट बनेगी, फिर उसमें अगर कोई चेंज आया तो ठीक है, अदरवाइज चेंज कर दें, नहीं है तो ना करें। रिक्वायरमेंट को मैनेज भी करना होता है, सिर्फ जो उसको इकट्ठा करना बनाना और डॉक्यूमेंट के अंदर रखना नहीं है, मैनेज करना भी ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट मैनेज इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड सिस्टम डेवलपमेंट। जाहिर बात है, मैंने आपको पहले भी बताया रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं तो मैनेजमेंट जो रिक्वायरमेंट मैनेजर होता है उसका काम होता है कि रिक्वायरमेंट को मैनेज करके रखे, यानी कि वो जब डेवलपर्स को बता सके, यूज़र को भी बता सके भाई आपकी पहले ये रिक्वायरमेंट थी अब ये रिक्वायरमेंट है, डेवलपर को बताया भाई पहले रिक्वायरमेंट ये थी अब चेंज होगी, अब आपने ऐसे सिस्टम बनाना है। न्यू रिक्वायरमेंट्स इमर्ज एज अ सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड एंड आफ्टर इट हैज़ गॉन into use। रिक्वायरमेंट इमर्ज एज अ सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड एंड आफ्टर इट गॉन यूज, उसके बाद जो है वो नई रिक्वायरमेंट वो भी सिस्टम के अंदर इमर्ज हो जाए, यूज़ भी हो सकती हो।
उसके बाद ये रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की इसकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए, यानी वाकई ये चेंज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जी ट्रेसेबिलिटी पॉलिसी होनी चाहिए, टूल सपोर्ट होने चाहिए, टूल्स कौन कौन सा सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर डिसाइड करना है, डिसाइडिंग रिक्वायरमेंट चेंज शुड बी एक्सेप्टेड, यानी इस बेस के ऊपर आपने चेक करना है कि ये रिक्वायरमेंट जो है ये अगर हम चेंज करते हैं तो उससे क्या होगा, ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए नहीं कर लेनी चाहिए। प्रॉब्लम एनालिसिस एंड चेंज स्पेसिफिकेशन, चेंज एनालिसिस एंड कॉस्टिंग, चेंज इम्प्लीमेंटेशन, ये सारा जो पीछे हमने पढ़ा। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम एनालिसिस एंड चेंज स्पेसिफिकेशन, प्रॉब्लम को एनालिसिस करें और चेंज है उसकी स्पेसिफिकेशन बनाते रहें। फिर चेंज एनालिसिस एंड कॉस्ट, फिर उसको एनालिसिस करें जो हमने चेंज आई है उसको हम चेंज करते हैं तो क्या कितना खर्चा हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा। खर्चा जो है सिर्फ पैसे का नहीं होता, खर्चा टाइम का भी होता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइम भी एक खर्चा ही है। उसके बाद सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, देन आपकी रिक्वायरमेंट जो रिवाइज हो जाएगी, यानी न्यू रिक्वायरमेंट आपकी जानी जाएगी। ये की पॉइंट्स हैं जो हमने आज तक पढ़े थे अब तक, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ा है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ा है। उसके बाद रिक्वायरमेंट इनिशिएशन क्या होती है और वैलिडेशन कैसी होती है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट यूज़र रिक्वायरमेंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ जो है वो आपको समझ नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर किया जाएगा। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको आगे बाकी दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।